हम यूनिट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यानी कि लोग, विकास और पर्यावरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और दिसंबर 2025 के लिए हमारे पेपर वन के लिए लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास को आप पूरे अच्छे से देखिए। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो यूनिट हमारी चलेगी वो थ्योरेटिकल पार्ट साथ साथ चलेगा, प्लस लास्ट में 10 से 15 मिनट हम प्रैक्टिस सेशन वाली यूनिट को इंक्लूड करते हैं डेली बेसिस पे, लाइक मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई या पैसेज। तो इससे हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन है वो भी तैयार होगा, थ्योरेटिकल पार्ट्स भी यूनिट वाइज सब डेली बेसिस पे एकदम तैयार हो रहा है। लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट लाइव नहीं देख पाता तो रिकॉर्डेड भी देख सकता है। तो अच्छे से तैयारी करनी है। अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप SWMG पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको स्टडी मटेरियल भी अलग से नहीं लेना, घर पे ही आपके बाय कोरियर आएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, फटाफट तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अब इस लेक्चर का एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमने बात करनी है और हमने क्या-क्या बातें की थी, अगर आपको याद है तो। हमने बेसिकली इस नाम को समझा था कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट क्या इस यूनिट में पढ़ना है। उसके पहले हमने कुछ फिर सिलेबस डिस्कस किया कि इस यूनिट में क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने बात की, क्या-क्या चीज़ें की, फिर हमने बात की कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स की बात की, प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस हमने बात की थी। तो आपको ही तो, हाँ रितिका मैम, सब करेंगे। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के नाम याद है आपको किसी को, कि कौन-कौन से पोल्यूटेंट्स सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं? याद है क्या? है ना? वेरी गुड, पेन है। और क्या है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, सिर्फ ओजोन ना लिख के ट्रोपोस्फेरिक ओजोन लिखेंगे, है ना? ये सब बातें आपको याद है। उसके बाद में सोर्सेज की बात की थी कि जो पोल्यूशन है उसके सोर्सेज है ना, कहाँ-कहाँ से पोल्यूटेंट्स आते हैं, वो बात की थी। पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स, ये सब बातें की थी, आपको याद है ना? आज जैसे हमने फिर कुछ पोल्यूशन पढ़े थे कि एयर पोल्यूशन के नाम क्या-क्या, कौन-कौन से पोल्यूशन होते हैं। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। एक हमने थर्मल पोल्यूशन के बारे में भी बात की थी, और थर्मल पोल्यूशन और डीओ, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के बीच रिलेशनशिप की बात की थी। थर्मल पोल्यूशन यानी कि ऊष्मीय प्रदूषण, और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि घुलित ऑक्सीजन के बारे में हमने एक रिलेशन की बात की थी। तो आप बताइए, थर्मल पोल्यूशन और डीओ, डिजोल्ड ऑक्सीजन में क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, बताना। थर्मल पोल्यूशन और डीओ में, डिजोल्ड ऑक्सीजन में किस तरह का रिलेशन है, याद है? रितु मैम, वेरी गुड इवनिंग। कैसा है? डिक्रीज। क्या डिक्रीज? अगर थर्मल पोल्यूशन इंक्रीज होगा तो डीओ डिक्रीज होगा, यानी कि इनका रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। एक चीज़ अगर थर्मल पोल्यूशन बढ़ेगा तो डीओ घटेगा, इनवर्सली रिलेशनशिप है इसका, है ना? ये आपको याद रखना है। तो हमें अब एक एक पोल्यूशन पढ़ना है, तो सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे ना। तो एयर पोल्यूशन से पहले हमें एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी लेना बड़ा ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है? तो आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। और पिछले लेक्चर में जैसे हमने कुछ कोडिंग सॉरी वो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस किए थे, कि हमने ऐसा सेशन रखा है कि कुछ चीज़ें हम इस तरह से भी करेंगे, तो वो भी आपने रिवाइज की होगी, है ना? बताओ, रिवाइज की थी? फिर हम एटमॉस्फेयर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। करी है क्या आपने रिवाइज? कुछ तो कहो। ठीक है, तो चलो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे बोला करो, है ना? बोलते नहीं है, बस एक आधा बोलता रहेगा, ऐसे अच्छी बात नहीं है। चलो, अब हम एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे आज, क्योंकि हमें एटमॉस्फेयर, एयर पोल्यूशन पढ़ने से पहले एटमॉस्फेयर पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। पहले अगर ब्रॉडली समझें तो ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये इन्वायरमेंट, इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो इन्वायरमेंट आपको दिख रहा है, जो पर्यावरण आपको दिख रहा है, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन-कौन से? एक होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो आज हम बात करेंगे। एटमॉस्फेयर में सिर्फ सारा का सारा हम एयर की बात करते हैं, जो एयर का एनवेलप है, हमारे चारों जो एयर है ना, उसके बारे में बात करेंगे। एक होता है बायोस्फीयर, अगर आपको पता हो तो, यानी कि यहाँ पे पूरा लिविंग का यूज़ करते हैं, है ना? लिविंग का स्टडी करते हैं, जो जीव जीव रह रहे हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। और एक होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर
क्या होता है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर होता है जो स्थल मंडल जिसको बोलते हैं, यानी कि सोइल वगैरह ये सब जो लिथोस्फीयर अगर देखोगे ना, तो अगर अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे ऊपर होता है, आपको पता है, क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, फिर इनको भी डिवाइड किया गया। जो अपर वाले पार्ट होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, जैसे क्रस्ट है या मेंटल का ऊपरी भाग है, वो मिला के लिथोस्फीयर हो जाता है। तो एटमोस्फेयर, इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट हो गए, क्या-क्या? एक तो एटमॉस्फेयर, एक बायोस्फीयर, एक लिथोस्फीयर, और एक कौन-सा है, किसी को पता है क्या? बताओ, 3 मैंने बता दिया, 1, 2, 3, चौथा याद है किसी को, कौन-सा है चौथा? अगर बेसिक सी बात पूछ रहा हूँ, वेरी नाइस, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। क्या है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, है ना, जहाँ पानी की बात आती है। तो इसमें एक एक चीज, जैसे एटमॉस्फेयर में एयर हो गया, बायो में लिविंग का हो गया, लिथो में पूरा स्थल का हो गया, हाइड्रो में क्या हो गया, पूरा का पूरा बेसिकली एटमॉस्फेयर का, वाटर का हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, आपसे एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि देर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के 4 घटक हैं, इसमें विच वन इज द मोस्ट डायनेमिक? वैसे तो सारे ही परिवर्तनशील है, लेकिन कौन सा ऐसा है जो मोस्ट डायनेमिक है? कौन सा है इसमें, इन चारों में जो मोस्ट डायनेमिक है, जो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है? मोस्ट डायनेमिक कौन सा है? सभी लोग बताओ, मोस्ट डायनेमिक। वैसे तो सब बदलता है क्योंकि प्रकृति का रूल है कि चेंज तो होता रहेगा, लेकिन फटाफट कौन बदलता है? एटमॉस्फेयर। क्या बदलता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मोस्ट डायनेमिक है बेसिकली, क्योंकि आपने देखा है हवा है ना, वेदर तो बदलता रहता है, तो एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट डायनेमिक, है ना। 2 टर्म यूज करते हैं हम, एक टर्म यूज करते हैं वेदर, है ना, और एक चीज यूज करते हैं क्लाइमेट, है ना। वेदर होता है मौसम और क्लाइमेट होता है जलवायु। तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? एक होता है मौसम और एक होता है, क्या होता है? जलवायु। क्या डिफरेंस है बताइए? एक तो होता है मौसम, वेदर, क्लाइमेट यानी कि जलवायु। क्या डिफरेंस है दोनों में? जलवायु। सुप्रीता दास जी, वेरी नाइस। वेदर होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, ठीक है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन में वो देखते हैं हम, और इनका एवरेज अगर लॉन्ग टर्म में लेते हैं तो दैट विल बी क्लाइमेट यानी कि जलवायु, ठीक है। तो तभी वो गाना है ना कि मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, क्योंकि यूँ कह रहा है कि छोटे छोटे टाइम में तो नहीं बदल जाओगे तुम। ऐसा तो गाना नहीं है ना कि क्लाइमेट की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे, है। वेदर मतलब मौसम। मौसम एक शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेते हैं, कम टाइम समय के लिए, और उसी को अगर लॉन्ग टाइम का एवरेज लेते हैं दैट विल बी क्लाइमेट, ठीक है। तो ये आपको सबको पता है। तो अब हम बेसिकली बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, है ना। तो एटमॉस्फेयर के बारे में एक एक चीज़ पढ़नी है, और यहाँ से क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। तो देखिए क्या है, एटमॉस्फेयर को डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेयर है क्या? द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर विच एनवलप द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि हवा का विशाल विस्तार जो पृथ्वी को ढकता है वायुमंडल कहलाता है। यानी कि हमारे चारों ओर, जो पृथ्वी के चारों ओर जो बेसिकली एयर का एनवेलप है ना, वो एटमॉस्फेयर है। एयर की सिर्फ बात करें तो वो आएगा एटमॉस्फेयर में। और हमने 4 कंपोनेंट की बात की ना, ये लिखा हुआ है देखिए, अमंग द 4 एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट द एटमॉस्फेयर इज मोस्ट डायनेमिक। लिखा हुआ है ना कि पर्यावरण के 4 तत्व जो हैं उसमें सबसे अधिक गतिशील है ये कौन? एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील या डायनेमिक है। As change take place in it not only from one season to another, but also our short period of a few hours. ये तो कुछ घंटों में ही बदल जाता है, आपने देखा है, इसलिए ऐसा बोला गया है कि एटमॉस्फेयर इज मोस्ट डायनेमिक एलिमेंट। और एक चीज़ और आपसे ये पूछा गया, मुझे आप एक बात बताइए, प्लीज़ सोच समझ के आंसर देना, यहाँ से हर लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना, ये अर्थ सरफेस है, मान लिया ये अर्थ सरफेस है, आप बैठे हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो मुझे ये बताओ, एयर की जो डेंसिटी है, यानी एयर की जो घनत्व है, डेंसिटी है, मात्रा है, वो ज़्यादा होगा या कम होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एयर का डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। वेरी गुड, ये अच्छी बात है, सही बोला आपने। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, अब क्वेश्चन सुनना क्या पूछा गया
कि लगभग 99% जो एयर है ना, जो मास है ना, मास ऑफ द एटमॉस्फेयर है अबाउट 99% है, वो लगभग 30 किलोमीटर की हाइट के अंदर ही है अर्थ सरफेस से, आगे ऊपर नहीं है इतना ज़्यादा। देखो 100% है टोटल, उसमें से लगभग 99% यानी कि 99% अगर अर्थ सरफेस से लगभग आप 30 किलोमीटर की हाइट पे जाओगे तो वहीं तक आ जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, आपको ये पूछा गया, कारण क्या है, क्यों है, किसकी वजह से है ये, प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इस तरह का क्वेश्चन बना था। तो ये है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ खींचता है ना, तो दिस इज ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लिखा भी हुआ है। आपने समझा ना ये क्या क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो लगभग 30 किलोमीटर की हाइट के अंदर ही, है ना, पूरा का पूरा एयर का 99% मास आ जाता है या एटमॉस्फेयर का। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी वो अपनी तरफ खींचती है, तो ये विद इन 30 किलोमीटर के अंदर इतना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर था ग्रेविटी, क्योंकि उसमें अलग अलग दिया था प्रेशर ये वो, तो हमें आंसर करना था ग्रेविटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करें एटमॉस्फेयर में, हमने एयर की बात की है कि एयर का जो एनवेलप है वही तो एटमॉस्फेयर है, जो एयर का एनवेलप है ना हमारा, वही तो एटमॉस्फेयर है। और एयर क्या है, एयर बेसिकली क्या होती है, अगर आपको ये पूछे कि एयर क्या है तो आप क्या कहोगे। देखो एटमॉस्फेयर में तो आपने बोल दिया कि हमारा जो एयर है वो बेसिकली चारों तरफ जो एयर है वही एटमॉस्फेयर है, लेकिन एयर क्या चीज़ होती है बताओ, एयर क्या चीज़ होती है, क्या बोल सकते हैं एयर को। हाँ, वेरी गुड, यूं कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ गैसेज है, या यूं कह सकते हैं एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ये गैसेज का मिक्सचर है ना, गैसेज बहुत सारी गैसेज मिलके मिक्सचर है, एयर बना रही है ना। अरे है कि नहीं, अगर मैं एयर की बात करता हूँ तो बहुत सारी मिक्सचर है उसमें गैसेज का। ठीक है, अच्छा एक आपने टर्म जियोग्राफी में भी सुनते हैं और हम भी पढ़ते हैं कि विंड, एक शब्द विंड भी होता है ना, विंड और एयर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंड एंड एयर, किसी को पता है विंड और एयर में क्या डिफरेंस है, विंड और एयर में क्या डिफरेंस है। एक हो गया विंड, है ना, क्या हो गया विंड, क्या डिफरेंस है। हाँ, अगर एयर जो है ना, एयर, एयर का अगर मूवमेंट होता है, अगर एयर का हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है तो उसको विंड बोलते हैं, है ना, क्षैतिज दिशा में अगर हवा बहेगी, एयर बहेगी, तो उसको हम बोलते हैं विंड, क्या बोलते हैं विंड। और बेसिकली हवा बहेगी क्षैतिज दिशा में, तभी तो आप उसके अंदर विंड कहेंगे क्योंकि फोर्स होगा। आपने देखा होगा तो हम बोलते हैं ना विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का क्या मतलब होता है। अब ऐसे तो नहीं बोलते जब रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ते हैं तो कि एयर एनर्जी, हम क्या पढ़ते हैं विंड एनर्जी, क्योंकि मूवमेंट में होगी तभी उसमें कोई फोर्स होगा, तभी टरबाइन घूमेगा, है ना, सब चीज़ें तभी होगी। तो हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि एयर का क्षैतिज दिशा में बहना ही क्या है, विंड है। अब हमने बात की है एयर, और एयर में बात की कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो अगर देखें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है एयर में, सबसे ज़्यादा गैस है नाइट्रोजन, कितना है देखिए 78.08%। सबसे ज़्यादा अगर एयर में गैस है वो कौन सी गैस है, देखिए नाइट्रोजन है। सेकंड नंबर पे है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में बात कर रहा हूँ, अगर आपसे ये सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, 78.08% है। नमस्ते प्रीति मैम। और ऑक्सीजन लगभग 21% है, आर्गन है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। ये इतना तो आपको याद रखना है। कुछ ट्रेस जो इससे बहुत कम मात्रा में होती है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये तो आप चार को याद रखना है। तो आपसे पूछे कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो कौन सी है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है। अरे बोल तो लो, सामने दिख रहा है ना, नाइट्रोजन है। अगर आपसे ये पूछ ले कि अगर आपको ऐसे ना पूछ के अगर ये पूछ ले कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी मिलती है, तो कौन सी बताओगे, यूनिवर्स में कौन सी सबसे ज़्यादा है, यूनिवर्स में पूछ ले तो हाइड्रोजन, कौन सा है, हाइड्रोजन। ये हम एटमॉस्फेयर का परसेंटेज पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर का, जो हमारा वायुमंडल है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ये परसेंटेज में है। आपको एक बार पीपीएम में पूछ लिया, क्या किस में पूछा, पीपीएम में,
पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम का फुल फॉर्म होता है। और आपसे एक बार ये पूछा कि नाइट्रोजन कितना पीपीएम है और उसमें 78 भी लिख दिया, तो उछल उछल के गए कि सर ने करवाया है 98 78 ही परसेंट होता है। अरे वो पीपीएम में पूछ रहा है, पीपीएम में आंसर करना है, पार्ट्स पर मिलियन में। तो आप लोगों को कैलकुलेशन करना आता है? आप बताओ, अगर कोई मैं पूछूं कि परसेंटेज में नाइट्रोजन तो लगभग 78% है, इसको पीपीएम में बदलो, पार्ट्स पर मिलियन में, तो आप बदल दोगे? बताओ, चेक करो एक बार, टाइम लो अपना 30 सेकंड, फिर करो। पता है कि नहीं पता? बताओ भाई। यस और नो कुछ तो बोलो प्लीज, ऐसे बैठने से कोई फायदा नहीं है ना। आप कर पा रहे हो कितना पीपीएम है? वेरी गुड सुप्रीता दास जी। नहीं कर पा रहे, सुप्रीता दास जी ने किया है, वेरी गुड। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। नाइट्रोजन किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में। अब साथ साथ बोलो मेरे, नाइट्रोजन कितना परसेंट है? अगर परसेंट पूछे तो कितना है? बोलो, बोलो कितना परसेंट है? अरे बोलो अब, कितना प्रतिशत है नाइट्रोजन? बोलो तो सही। 78। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में। परसेंटेज का मतलब तो पता है ना, 100 में होता है। यानी कि 100 में 78 है। कोई चीज़ 100 है, उसमें 78 नाइट्रोजन है। अब 78 मान लेते हैं, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ठीक रहेगा, क्योंकि पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। 78% का मतलब क्या हुआ कि 100 में, यानी कि इधर 100 पार्टिकल है ऐसे ना, है ना, 100 एयर में पार्टिकल है, तो इसमें से 78 पार्टिकल नाइट्रोजन के हैं। यूं मान लो, यूं कहना चाह रहा है ये टोटल। इस बॉक्स में मैं ये कह देता हूँ कि इस टोटल 100 पार्टिकल है इसमें, इस बॉक्स में, तो इसमें से 78 पार्टिकल है, वो किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं। ये बोलना चाह रहा है, यानी प्रतिशत का मतलब ये है 100 में 78। जबकि आपको बोला पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट पर मिलियन होता है 10⁶। कितना होता है? 10⁶ होता है, उसको हम बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। 10 लाख में कितना होगा? तो 100 में 78 है, तो एक में कितना होगा? अगर आप पूछें कि 100 पार्टिकल है टोटल, उसमें 78 नाइट्रोजन के हैं, अगर टोटल एक ही पार्टिकल हो तो नाइट्रोजन कितना होगा? तो 78 का 100वां भाग हो जाएगा, ठीक है ना, 78 का 100वां भाग हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कितना दे रखा है? 10⁶ में पूछा है, यानी कि 10⁶ में कितना होगा? यानी कि 10⁶ मतलब 1 2 3 4 5 6, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 4, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख में पूछ रहा है, 100 में पता है, तो 10 लाख में पूछने के लिए इंटू अब 10 लाख, 3 4 5 6, ये दो जीरो कट गई, नीचे है, तो 78 के नीचे कितना आ गया? आगे कितना आ गया? 4 जीरो आ गया, यानी कि ये 1 2 3 4, ये टोटल पीपीएम है। इतना पीपीएम नाइट्रोजन है, पार्ट्स पर मिलियन। अब समझ में आ गया कि पीपीएम में पूछे तो कैसे बताना है? आराम से समझ में आ रहा है ये बात? ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब मेरे को आप कार्बन डाइऑक्साइड कितना पीपीएम है, सब लोग आप कैलकुलेट करके बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पीपीएम है? यू हैव 40 सेकेंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड बताना है, परसेंटेज में दिया हुआ है, पीपीएम में बताना है। सभी लोग आंसर करें, रिक्वेस्ट है सबसे। अगर यहाँ आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में ठीक नहीं होगा, इस बात को समझने की कोशिश करिए। सभी लोग आंसर करें। अब आपको 0.004% दे रखा है, तो इसका मतलब 100 में दे रखा है, यानी कि 100 के अंदर कितना है? 0.04, 0.04, ये 100 में है ना। अब आपको वही वाली बात है, एक में कितना हो जाएगा? 0.04/100, और वही 10⁶ इंटू करोगे यहाँ पे 10⁶। ये जीरो यहाँ से हटेगा, नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, 4, 2 नीचे 4 है, ऊपर 6, तो कट जाएंगे, 2 ऊपर बच गए, यानी कि 400। ये थोड़ा फास्ट नहीं हो गया? समझ में आ गया ना 400 कैसे आया?
ऐसा तो नहीं कि कैसे पॉइंट हटा, कैसे, इतना मैथ आता है कि नहीं, झूठ मत बोलना। 0.04 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो अक्सर दो के आगे हटाएंगे तो जीरो आ जाएगा ना, तो 400 आ गया। तो अगर आपको परसेंटेज में पूछ रहा है या पीपीएम में, ऐसा भी नहीं उसने परसेंटेज में पूछा है और फिर हंसो, तू मुझे पागल बना रहा है, सर ने बताया है पीपीएम में आंसर दूंगा। अरे जो उसमें पूछा है उसमें आंसर देगा ना। परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में आंसर दे दो, अगर पीपीएम में पूछा है तो पीपीएम में आंसर दे दो। परसेंटेज आपके सामने लिखी हुई है और पीपीएम आपको निकालना हो तो ऐसे निकाल लोगे। हर एक स्टूडेंट ये बात कर लेगा क्या? यस और नो, बताओ। पढ़ लेगा, कर लेगा, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, एटमॉस्फेयर की संरचना की बात करते हैं, तो आपको पता है अगर हम एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल कितनी लेयर्स हैं, आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कितनी लेयर है एटमॉस्फेयर में, टोटल कितनी लेयर्स है बताओ? हाउ मच लेयर्स आर इन एटमॉस्फेयर, कितनी लेयर्स की बात करते हैं ऐसे नीचे से ऊपर, पता है आपको? वेरी गुड। कौन कौन सी लेयर है आपका याद है तो आपको, अगर ये अर्थ मान लूँ मैं, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, और इसके ऊपर सबसे एकदम नज़दीक कौन सी लेयर है? ये है ट्रोपोस्फेयर। क्या है? ट्रोपोस्फेयर, याद है आपको? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, है ना, ऐसे क्षोभ मंडल है ये, ठीक है, क्षोभ मंडल है। और उसके बाद कौन सी लेयर है? इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कौन सी लेयर आएगी? दैट विल बी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल। सब लोग समझने की कोशिश करो प्लीज। उसके ऊपर कौन सी लेयर आएगी? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेजोस्फेयर आएगी। मेजोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर आएगी? बताओ कौन सी आएगी? आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगी एक्सोस्फेयर जिसको हम बहिर्मंडल बोलते हैं। ऐसे 5 लेयर होती है, ये सबको पता है ना? अगर अर्थ सरफेस के सबसे नज़दीक देखें तो ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके ऊपर मीजोस्फेयर, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर, और उस सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर या बहिर्मंडल। ये आपसे सीधा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में टोटल कितनी लेयर्स हैं? तो कितनी लेयर है? 5 लेयर हैं। और इनका सीक्वेंस भी आपसे लगवाने के लिए पूछ लेते हैं कि अर्थ सरफेस के सबसे नज़दीक कौन सा है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। तो सबसे नज़दीक है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद है मेजोस्फेयर, उसके बाद है थर्मो या आयनोस्फेयर, उसके बाद है एक्सोस्फेयर। अगर हिंदी में शब्दों की बात करें तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। हिंदी में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 लेयर हैं टोटल। और आप ये बताओ इनमें पांचों में से कौन सी लेयर को कौन सी लेयर में गुड ओजोन मिलती है? कौन सी लेयर में गुड ओजोन मिलती है? इन पांचों में से कौन सी लेयर में गुड ओजोन मिलती है बताओ? कौन सी लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गुड ओजोन कौन सी लेयर में मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि वो सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से हमारी रक्षा करता है ना, क्योंकि अगर वो अर्थ पे आ जाएगी तो हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा, अब ध्यान से सुनना क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। ऐसे पूछा कि जितनी भी वेदर की जो भी घटनाएं होती हैं, वेदर की क्या, जैसे बादल बनना, बारिश होना, जलवायु परिवर्तन, ये सब हम बातें करते हैं, ये सामान्यतः जनरली कौन सी लेयर की बातें कर रहे होते हैं? जितनी भी वेदर की कंडीशन में जो घटनाएं होती है, मौसम की जो घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं, वो कहाँ पे होती है? किस में होती है? सारी की सारी वो होती है ट्रोपोस्फेयर में। किस में होती है? ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। याद रखना, जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं हम पढ़ते हैं ना, वो ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल की घटनाएं होती है, यहाँ की ये घटनाएं होती है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात और बताओ, आपको अच्छा लग रहा है? अच्छे से समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बताइए प्लीज, अच्छे से समझ पा रहे हैं ना? यस और नो, चलो। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो लेयर्स बनी हैं, ये किस बेस पे बनी है? यानी कि कैसे हमने डिसाइड किया कि ये ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर? कुछ तो बेस रखा होगा ना कि इस लेयर को हम ये बोलेंगे, उस लेयर को हम ये बोलेंगे, उस लेयर को हम ये बोलेंगे। ये बेसिकली डिसाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एयर डेंसिटी, है ना, वायु के घनत्व के आधार पे और टेम्परेचर के आधार पे, ठीक है ना, ये बात की गई है, ये ध्यान रखना।
अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी, आराम से सोच समझ के आंसर देना। अगर हम अर्थ सरफेस से, क्या कह रहे हैं, अगर हम अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाते हैं ऐसे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? अगर हम अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अगर हम अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाते हैं तो? बिल्कुल, अगर हम अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। इसीलिए हम, आपने देखा होगा कि हम गर्मियों के मौसम में पहाड़ियों के मौसम, पहाड़ी वगैरह पे घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि एक हाइट पे जा रहे होते हैं। हाइट पे जैसे जैसे यहाँ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। लेकिन जैसे ही ट्रोपोस्फेयर से हम स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा वापस से। क्योंकि वहाँ पे ओजोन लेयर है, वहाँ पे ओजोन है और वो सन रेज को एब्जॉर्व करता है, तो टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको एक डायग्राम अच्छे से दिखा देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। इसको देखो आप अच्छे से शांति से। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि पहले 20 था, देखो माइनस में चला गया, -60। तो कम हो रहा है ना, माइनस में चला गया टेम्परेचर, ध्यान रखना। मान लो 20 था, एग्जाम्पल है ना यहाँ पे, और यहाँ से कम हो 18 है अपने अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ से धीरे 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 करते करते देखो माइनस में कितना चला गया, -60 हो गया, कम हो गया। यहाँ पे एक स्टेबल कंडीशन आती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, और वो यूवी किरणों को एब्जॉर्ब करता है। तो पहले टेम्परेचर घटा, फिर बढ़ा, और फिर एक स्टेबल कंडीशन, फिर टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे पार्टिकल ही नहीं है जो हीट को एब्जॉर्ब करे। तो फिर टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ, फिर स्टेबल, और फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है, पहले टेम्परेचर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। पहले माइनस यानी कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। इस तरह से चलते हैं हम, अगर अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाएं तो ये याद रखोगे। तो मुझे बताओ, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है? स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है? बताओ। इंक्रीज होता है, बिकॉज, कारण, कारण क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है? ओजोन, वहाँ ओजोन है, और ओजोन क्या करता है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है। वो हमारे लिए अच्छी बात है, वरना वो अर्थ पे आ जाएगी और हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारी कर देगी। तो अब ये पांचों लेयर आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एक लेयर के बारे में थोड़ा और आराम से सारी बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, ये मैं मिटा देता हूँ। ये टोटल लेयर पूछे तो बता दोगे, सीक्वेंस पूछे तो बता दोगे, ये जनरल बात भी आप बता दोगे। अब बात और करते हैं, आराम से ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो। अब यहाँ देखिए, ट्रोपोस्फेयर लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, हमने देखा अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास है, और ये अर्थ के सबसे क्लोज है ना, अर्थ सरफेस के सबसे क्लोज यही है। और इसकी हाइट देखिए, इसका कोई आंसर दे देगा ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। देखो इसकी हाइट, अगर हम दो चीज़ होती है ना, एक ये अर्थ है ना, तो ये तो है इक्वेटर, आपको पता है, जिसको हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री पे इक्वेटर है ना, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। और ये दो हैं, वो पोल है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ इस लाइन को पढ़ो और थोड़ा समझने की कोशिश करो, हर बच्चा समझेगा। इसमें लिखा हुआ है, ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा है, इट एक्सटेंड रफली टू हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। इसका क्या मतलब है कि इसकी जो हाइट है वो पोल के पास तो 8 किलोमीटर है, किसकी, ट्रोपोस्फेयर की, जबकि इक्वेटर पे इसकी हाइट 18 किलोमीटर है। तो इसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या कारण है? थर्मल एक्सपेंशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश करें प्लीज। बेसिकली आप मुझे एक बात बताइए, कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे यानी भूमध्य रेखा पे, या फिर पोल पे? टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा होता है? इक्वेटर पे। ये पोल तो ठंडे हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की बात करते हैं, वहाँ तो बर्फ़ है।
तो आप खुद कह रहे हैं कि इक्वेटर पे टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू पोल। तो इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो इक्वेटर के आसपास जो गैसेज हैं वो गर्म होगी, गर्म होगी तो हल्की होगी, और हल्की होगी तो ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ। कोई चीज़ हल्की होती है तो ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये जो इक्वेटर वाला एरिया है, जिस ये एरिया है इक्वेटर वाला, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ गैस गर्म होगी, गर्म होगी तो वो हल्की होगी और ऊपर उठेगी। तो लगभग ये ऊपर उठ के एवरेज 18 किलोमीटर तक आ गई है। ठीक है, तो इसका हाइट देखो ट्रोपोस्फेयर की कितनी ऊपर तक चलेगी, क्योंकि वैसे बेसिकली कोई है तो गैसेस की हाइट ही ना ये ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ इक्वेटर पे ये गैस बढ़ के हाइट बिकॉज बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर की वजह से ये ऊपर चली गई हल्की होके। तो 18 किलोमीटर है। लेकिन अगर पोल की बात करें, ध्रुव की बात करें, तो पोल पे टेम्परेचर बहुत कम है, और पोल पे टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे ठंडा है मतलब वहाँ पे भारी है तो वो नीचे रहेगी। तो इसकी हाइट है लगभग 8 किलोमीटर। तो मुझे एक बात बताओ कि आपको ये पूछे कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट कहाँ पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे या पोल्स पे, कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ पे ज़्यादा होती है, अरे बोलो कहाँ पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे या पोल्स पे। इक्वेटर पे, समझ में आ गया। और इक्वेटर पे क्यों, अब सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे, क्या कारण है भाई, सो रहे हो क्या, सो रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ये समझ तो आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस और नो। ये तो गलत बात है भाई, ऐसे सब बच्चों को बोलना चाहिए। आप अगर लाइव सेशन ज्वाइन कर रखा है, लाइव सेशन है, तो इंटरेक्शन कीजिए ना, तब कोई अलग काम कर रहा है वो अलग बात है। तो समझने की कोशिश कीजिए, हमारा टाइम दे रहे हैं हम, पैसे दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, सारी चीज़ें दे रखा है, तो आराम से पढ़िए। इक्वेटर है ना, और इसके पीछे क्या रीज़न है कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। इसका रीज़न है थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि वहाँ तापमान की वजह से होती है ना। और इसकी बात हमने करी कि टेम्परेचर इस लेयर में डिक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, ये हमने बात की थी ना। देखो ट्रोपोस्फेयर की बात करी थी ना हमने कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, देखिए है ना, डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, यही बात ये कह रहा है। और कितना डिक्रीज होगा, किस हाइट पे, तो देखिए 1 डिग्री, 1 डिग्री कम हो जाएगा और 165 मीटर ऑफ एसेंट, यानी कि अगर आप अर्थ सरफेस से 165 मीटर की हाइट तक जाते हो, मैं ये बात कर रहा हूँ ट्रोपोस्फेयर में, अर्थ सरफेस से 165 मीटर की, हर एक 65 मीटर की, 165 मीटर की हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर कम हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो यही लिखा हुआ है ना, टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज विथ इंक्रीज हाइट रफली एट रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस और 165 मीटर ऑफ एक्सेंट, यानी कि ये जो ताप है ना घटता है ऊंचाई के साथ, और 165 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1 डिग्री की दर से कम होता है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर की दर से, पर यानी कि ये पर 165 मीटर की दर से कम होता है, यानी कहने का मतलब हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक है, अरे ठीक है ना, ये डाटा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इस लेयर में आपको सारी बातें समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। चलो उसके बाद हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, है ना, क्योंकि उसकी हाइट तो हमने पढ़ ली। अगर पोल पे हाइट 8 लगभग है, और अगर इक्वेटर पे पढ़े तो 18 के अबव है। लेकिन अगर स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट की बात करें तो वो है उससे ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक। कौन सा आ जाएगा, क्योंकि सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर भी था ना, पहले ट्रोपो फिर स्ट्रेटो, तो ये 18 तक, अगर इक्वेटर की बात करें तो 18 तक है, उसके बाद ये 50 तक ये आ गया, है ना, कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर। और यहाँ पे क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, आपने देखा जो टेम्परेचर कम हो रहा था वो कम होना बंद हो जाता है, और एक एक लाइन पर कांस्टेंट हो गया, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसका कारण क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशन ऑफ द सन, है ना, ओजोन परत की उपस्थिति के कारण जो सूर्य की यूवी किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, चलो, और आपको पता है यहाँ पे डिस्टरबेंस बहुत कम होता है, जो जेट वगैरह होते हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कंडीशन हो जाती है। जैसे क्षोभ मंडल में तो क्या है, दिक्कत होती है, यहाँ मौसमी घटनाएं बहुत होती है,
तो जो जेट वगैरह है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है, इतनी मौसमी घटनाएं नहीं हो रही है, तो स्टेबल कंडीशन होते हैं, है ना, ये गुड ओजोन होती है। ठीक है, आप है ना बहुत आराम से समझ रहे हो या फिर मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा होगा। मेसोस्फेयर है मध्यमंडल, उसके बाद है, पहले हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, और इसकी हाइट यहाँ से पढ़े तो लगभग 80 किलोमीटर की है। यहाँ हमने देखा अर्थ सरफेस से 18 है, फिर 50 तक ये है, फिर 80 तक ये है, देखो हाइट 80 किलोमीटर। और यहाँ पे भी हमने देखा कि जो टेम्परेचर है, पहले देखो ट्रोपोस्फेयर में घटता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है, फिर घटना शुरू हो जाता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है हाइट के साथ इसमें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई पार्टिकल नहीं है जो सन रेज को एब्जॉर्ब करे। और उसके बाद है आयनोस्फेयर, जिसको आयन मंडल कहते हैं, और इसकी हाइट जो ऊपर वाले की है आयन मंडल की, ये 80 से लेके 400 किलोमीटर तक है ना, 80 से ऊपर और ऊपर 400 किलोमीटर तक। और यहाँ पे बेसिकली जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन, बेतार संचार, बिना तार के संचार, वायरलेस कम्युनिकेशन में कौन सी लेयर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आयनोस्फेयर, आयन मंडल, वायरलेस कम्युनिकेशन, है ना, क्योंकि ये आयनोस्फेयर है, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज लेयर है, यहाँ पे आयंस होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को अर्थ पे वापस से, ठीक है, क्योंकि यहाँ आयनोस्फेयर मतलब आयंस है, प्लस माइनस आयन की बात होती है ना, तो यहाँ पे रेडियो वेव्स टकरा के नीचे आ जाती है ना, अर्थ सरफेस पे, तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, कौन, आयनोस्फेयर। और यहाँ पे फिर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, क्योंकि आयंस आपस में टकराएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, आप अपना सिर बिठाओ तो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, सिर टकराए एक दूसरे को। तो ये कुछ बातें हैं, ये आपको सबको समझ में आई, ये सब बात आप याद रखोगे, और उसके बाद अपना एग्जोस्फेयर बहिर्मंडल आ गया, तो ये सब बातें याद रखोगे, ठीक है। अगर आपको ये पूछे वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर हेल्पफुल है, तो क्या बोलोगे? वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर हेल्पफुल है, तो क्या बोलोगे? बेतार संचार के लिए आयनोस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टेबल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आराम से सुनना, इसमें कुछ बातें इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एकदम सिंपल शब्दों में सुनाऊंगा, आराम से समझना है, ठीक है, बहुत रिलैक्स हो गए। यहाँ पे ये देखा हुआ है डेली AQI, AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, कलर, है ना, AQI का दोबारा सुनना, क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वायु की गुणवत्ता का इंडेक्स है ये, डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, ये कलर है। उसके बाद कौन से कलर को क्या लेवल दिया हुआ है, उसके बाद किस वैल्यू को इंडेक्स में कहाँ पे रखोगे, इसको ऐसे समझिए। अगर मैं ये बोल दूँ इस शहर का, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इस जिस शहर में मैं रह रहा हूँ वहाँ का AQI का कलर ग्रीन है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का कलर ग्रीन है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे गुड कंडीशन में है मेरा एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे जो स्केल में जो वैल्यू आ रही है वो 0 से 50 तक आ रही है। अगर कोई आपसे ये कहे कि किसी शहर का AQI कितना है, 0 से 50 का है, तो आप कहोगे वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। किस कंडीशन में? बहुत अच्छी कंडीशन में है वो, ठीक है। तो ये होता है ग्रीन कलर। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से, आपसे कई बार पूछा है कि कहीं पे एयर क्वालिटी इंडेक्स, आपसे ये पूछ रहा है, एक बार क्वेश्चन पूछा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में वैल्यू जो है इंडेक्स में वो 201 से ज़्यादा है और 300 से कम है, तो बताइए वहाँ की कंडीशन कैसी है। तो आप क्या बताओगे? टेबल में देख के बताओ वहाँ की कंडीशन कैसी है, टेबल में देख के बताओ। अगर वहाँ वैल्यू में इंडेक्स में 201 से ज़्यादा और 300 तक है, तो वहाँ का कलर कौन सा है और वहाँ का लेवल ऑफ कंसर्न क्या है, क्या कंडीशन है वहाँ का, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सब लोग देखो भी, सब लोग आंसर करो। अगर मैं ये कहता हूँ कि वैल्यू हमारी, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, देखो 201 से 300 तक है, तो अगर कलर की बात करें तो हम उसको कलर में रखेंगे, पर्पल कलर है ये, और यहाँ की जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की वो बहुत ही अनहेल्दी है, बहुत बेकार कंडीशन है, यानी कि हेल्थ अलर्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की फैक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो
तो आप मतलब समझ गए, अगर किसी शहर की कंडीशन ग्रीन है तो यानी कि गुड कंडीशन है और उसकी वैल्यू 0 से 50 है, और यहाँ की एयर क्वालिटी है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है ना, बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। और येलो कलर है तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ का जो लेवल है कंसर्न वो मॉडरेट है, ना तो ज़्यादा अच्छा है ना बेकार है, और यहाँ की वैल्यू 51 से 100 है। और यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ऐसी बात है। ऑरेंज कलर है तो मैं कहूँगा अनहेल्दी है, जो सेंसिटिव ग्रुप है जैसे एज हो गया है ना, जिसको जल्दी बीमारी हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है, उनके लिए वो अनहेल्दी है। जो अगर इसकी वैल्यू 101 से 150 तक है, ठीक है। और ऐसी रेड कलर है 151 से 200 तक, वो अनहेल्दी आएगा रेड, है ना। और अगर मैं बात करूँ 201 से 300 तो वेरी अनहेल्दी पर्पल, और 301 और उससे ज़्यादा अगर आ जाता है तो वो बहुत ही हैजार्डियस कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और इसका कलर है मैरून। तो आपको ये कलर क्या है, लेवल ऑफ कंसर्न क्या है, वैल्यू इंडेक्स क्या है, इनके शब्दों को आप समझ पा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, बताइए। आप लोग सभी समझ पा रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। वो या तो आपको कभी कलर दे देंगे या फिर इंडेक्स में वैल्यू दे देंगे। आपसे पूछ लेंगे किसी शहर की ये वैल्यू है तो आप बताइए कलर कौन सा है, आपको ये पूछ लेंगे वहाँ की कंडीशन कैसी है। जैसे एक बार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हुआ पेपर, उसमें जैसे मैंने अभी आपसे पूछा 201 से 300 की वैल्यू दे दी और पूछ लिया वहाँ का लेवल को कंसर्न क्या है, तो वेरी अनहेल्दी है, पर्पल कलर, ये पूछ लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन इस टेबल से पूछे जाते हैं। तो आप आंसर कर दोगे अच्छे से, बताओ प्लीज, करोगे ना? चलो बहुत बढ़िया। तो ये टेबल अच्छे से याद रखनी है, बहुत बढ़िया। अब मैं ये कोच वाला हम बाद में पढ़ेंगे। अब बात मैं आता हूँ, आराम से समझ पा रहे हो, थोड़ा स्पीड अप भी मैं कर दूंगा, आप एक बार माहौल में ढल जाओ। अब मैं वापस वो पोर्शन जो हम बात करते हैं ना कि हम लेक्चर के साथ कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग डीआई और पैसेज पढ़ते रहेंगे, तो अब मैं यहाँ पे आया हूँ। ये दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये बेसिकली मैथमेटिकल रीजनिंग वाली यूनिट से हैं, बेसिक से है, ये डेली लाइफ में हमें प्रैक्टिस भी करना चाहिए। यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आप इन स्टेटमेंट को पढ़िए। और ये पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, अगर आपको याद है, नेचुरल नंबर है ना, और होल नंबर, ये पूर्ण संख्या, ये सब पढ़ा था हमने, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप बताइए इन स्टेटमेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। ये ऑप्शंस हैं, या तो आप दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है या दोनों ट्रू है, या एक सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही, कौन सा आप आंसर करोगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, सोच के आंसर करना है सभी स्टूडेंट को, सोच लीजिए आप, आराम से सोच लीजिए। क्या होएगा भाई, समझ में आया क्या कुछ? कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा गलत है? देखो, दूसरा स्टेटमेंट तो गलत ही है, आपको कैसे सही लगा? हमने बात की थी कि नेचुरल नंबर अलग चीज़ होती है, होल नंबर अलग चीज़ होती है। आपने पढ़ा नहीं, समुच्चय संख्या और पूर्ण संख्या पिछली बार बताई थी। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय भी कहते हैं। ये तो अलग अलग होते हैं ना, नेचुरल नंबर और होल नंबर तो अलग अलग होते हैं। तो आपको है ना, आपने सेम क्यों माना? पिछले लेक्चर में हमने सारे नंबर्स के इंटीजर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में ये बात की थी कि नहीं, और आपको कहा था कि रिवाइज करना। तो इसमें स्टेटमेंट 2 है वो तो फॉल्स है, तो ये राइट आंसर आएगा। और यानी कि इसमें पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। आपको ये बोला है कि ये जो नंबर है 89325324 कितना बड़ा नंबर है, और आपसे पूछा है क्या ये 66 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या है क्या 66 से विभाज्य है। एक तो तरीका ये है कि ये सारी संख्या लिख लीजिए और फिर 66 से डिवाइड कीजिए, तो देखो कितना टाइम लग जाएगा, आपको इसी में 10 मिनट लग जाएगी और पेपर खराब हो जाएगा। तो इसको निकालने की ट्रिक है ना।
है ना। तो 4 वाला दिख नहीं रहा तो आप बताते ना कि सेकंड गलत है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे, पहला इसको स्टेटमेंट के कैसे निकालना है ये देखना है। दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारे पास एक नंबर है, अब ध्यान से समझना, ये नंबर दिया हुआ है और आपसे ये पूछा है कि ये नंबर 66 से विभाजित होगा क्या? तो ये कुछ ट्रिक है या कुछ रूल है वो याद रखने हैं, शांति से समझना है। अगर ये कह रहा है कि द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 66 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 एंड 11। अब आप एक बात थोड़ा ध्यान से इसको शॉर्टकट के तरीके के लेके जा रहे हैं। उस क्वेश्चन में ये कहा है कि ये एक नंबर है, ये 66 से डिवाइड है क्या? 66 से। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो नंबर 66 से डिवाइड होगा, 66 से डिवाइड होगा, वो 6 और 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। 11 छक्के 66, यानी कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 11 से भी। ध्यान रखना, जो नंबर 66 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, वो डिविजिबल होगा 6 से भी और 11 से, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? अगर ये जो ऊपर हमारे को गिवन नंबर दिया हुआ है, इसमें यूनिट डिजिट इकाई नंबर कौन सा है? 4 है। और आपको पता है 4, देखो शुरू में 4 है ना, और 4 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, इवन नंबर है, देखिए। और ये बात इतना ध्यान है, इसमें कोई मैंने कोई ऐसी अलग तो बात नहीं बोली, इतना सब ठीक है क्या? प्लीज़ बताइए। मैंने ये कहा कि जो नंबर 66 से डिविजिबल है वो 6 से भी होगा और 11 से भी होगा। ये सबको क्लियर है बात? ये याद ध्यान रखना है। आप कोई ऐसा नंबर ले लो, है ना, जो 66 से है वो 6 से भी हो जाएगा और 11 से भी हो जाएगा। और इसमें एक जो इकाई नंबर है वो 4 है ना, और वो इवन नंबर है। और इन सब डिजिट्स को आप देखिए, ये जितने भी डिजिट है 8 9 3 2, इन सबको जोड़िए आप, 8 9 प्लस करिए इनको सबके बीच में। अगर इनको जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 36। और ये 36 किस से डिवाइड है? डिविजिबल बाई 13 से। 36 है वो 3 से डिवाइड है कि नहीं बताइए? अरे है कि नहीं? 12 तिये 36, है ना। एज अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3। और एक बात और, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। एक बात, जैसे हमने कहा ना कि जो नंबर 66 से डिवाइड होगा वो 6 और 11 से भी डिवाइड होगा। ये ध्यान रखना है, चाहे प्रैक्टिस करके देख लेना, ये सब प्रैक्टिस की बात है। और जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो सकता है वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। और या देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट्स, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अल्टरनेटिव डिजिट लीजिए, यानी कि एक छोड़ के एक नंबर लीजिए। पहले 8 लीजिए, फिर 3 लीजिए, एक छोड़ के एक डिजिट, 8 3 5 2 ऐसे लीजिए। तो 8 3 5 2, ठीक है। फिर लीजिए 9 2 3 4, इनको जोड़ के आपस में घटा दीजिए। आप ऐसा करके देखो तो 18 माइनस 18 हो जाएगा और वो 0 आ जाएगा। देखो, यानी कि अल्टरनेटिव नंबर ले लीजिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये, तो अगर 18 आ गया तो ये नंबर है वो 11 से भी डिविजिबल माना जाएगा, ठीक है ना। अगर इस तरह का 0 आ जाता है तो अल्टरनेटिव से, अगर अल्टरनेटिव नंबर लेना है, जैसे एक छोड़ के एक नंबर, और उनको आपस में जोड़ के घटाना है, तो 18 माइनस 18 0 आ गया, तो ऐसा एज वैल्यू आती है, तो वो 11 से भी डिवाइड है। तो देखो, हमने बात की कि 6 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। 11 से क्यों डिवाइड है? क्योंकि इनका डिफरेंस अगर 0 आता है अल्टरनेटिव को जोड़ के, तो वो 11 से भी डिवाइड है। ये रूल है, थोड़ा दिमागी रूप से परेशान हो सकते हो, लेकिन याद रखना है, रिवाइज करना, लिखना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सीधा कह सकते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत से कहा कि 66 से जो डिवाइड है वो 6 से भी हो सकता है और 11 से भी हो सकता है। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया 6 से तो हो रहा है, और यहाँ प्रूव कर दिया 11 से भी हो रहा है। तो सीधी सी बात है, वो 66 से भी हो रहा है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर है। और होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, जो पूर्ण संख्या हमने बात की थी। तो 0 है वो होल नंबर है, बट नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। वो दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि वो कह रहा है नेचुरल नंबर और होल नंबर एक ही बात है, जबकि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 जोड़ेंगे तब होल नंबर आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया? ये रूल कोई परेशान तो नहीं हो रहे, पजल तो नहीं हुए? अगर अल्टरनेटिव में जोड़ के डिफरेंस 0 आ रहा है तो वो 11 से डिवाइड है, जो 66 से डिवाइड है वो 6 और 11 से भी है, 6 से डिवाइड है वो 2 और 3 से डिवाइड है वो 6 से भी डिवाइड है। ये सब बातें प्रैक्टिस की है। अरे बोलो, या फिर एक सिंपल है कि एक एक चीज़ को भाग दे के देख लो या याद कर लो,
कर लोगे क्या याद ये? यस और नो। थोड़ा सा पजल हो सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत से ही ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ना कि आगे जाके एग्जाम के पास आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन से हम ऐसी चीज़ें इसीलिए कर रहे हैं कि अभी से थोड़ा थोड़ा इनको बर्डन लो पहले दिन से ही। अभी मानसिक रूप से थोड़ा परेशान होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, बर्डन तो नहीं ले रहे ना कि ये क्या हो रहा है, ये अच्छी हो रहा है। अभी आपको पता लग जाए कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, डिविजिबल का मतलब क्या है, सिंपल, ये चीज़ें ये ज़रूरी है ना अपडेट। अरे यस और नो, ये सब चीज़ें ज़रूरी है कि नहीं, बोलो। हाँ, ये अभी से एक है ना नोटबुक लगा लो। आपको मैंने कहा था ना कि सब लोग नोटबुक लगाओ एक, है ना, नोटबुक लगा लो और नोटबुक में ये रूल्स लिखते रहो। नई नई चीज़ें हों वो लिखते रहो, ये रूल्स है। और इनको 2-3 बार रिवाइज करो, सुबह उठते रिवाइज कर लिया, क्लास से पहले रिवाइज कर लिया। एक हैबिट बना लो इस तरह का, है ना, और देखना फिर कितना मजा आएगा। चलो, अब ये क्वेश्चन है, आपको पूछा, ये नंबर सीरीज है, आपको पूछा है 0, 10, 10, 20, 30, 50 और इसके आगे क्या आएगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? बताइए क्या आएगा, क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए, फटाफट बताइए। कितना आएगा भाई? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 0, 10, 10, 20, 30, 50, उसके आगे क्या आएगा? 0, 10, 10, 20, 30, 50, उसके बाद क्या आएगा? ये नंबर सीरीज है, क्या आएगा? वेरी नाइस, 80 आएगा। क्या आएगा? 80 आएगा। क्यों आएगा? देखिए, ये क्या कर रहा है, पीछे वाले नंबर के साथ जोड़ रहा है। ठीक है, यानी कि 0 के अंदर 10 जोड़ा तो 10 ही आएगा। 0 और 10 10 ही होता है। 10 के अंदर 10 जोड़ा तो 20 आएगा। देखो 20 है, 20 के अंदर फिर 10 जोड़ रहा है, 30 आ रहा है। 30 के अंदर फिर 20 जोड़ रहा है, 50 आ रहा है। तो सीधी सी बात है, पीछे वाले नंबर के साथ आगे वाला नंबर जोड़ रहा है, यानी कि अब 50 के साथ 30 जोड़ रहा है, तो अब आएगा 80। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, ये क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज की बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शांति से देखना क्या रहा है। बाय रिड्यूसिंग 40% ऑफ ए नंबर वी गेट 30। बहुत रिलैक्स होके सोचना है। किसी संख्या में उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? बाय रिड्यूसिंग 40% ऑफ ए नंबर वी गेट 30, फाइंड द नंबर। सिंपल क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करें और टाइम लें अपना। आपको मैं 40 सेकेंड दे रहा हूँ। बाय रिड्यूसिंग 40% ऑफ ए नंबर वी गेट 30, फाइंड द नंबर। किसी संख्या में उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? क्या है वह संख्या, बताइए। नहीं समझ में आ रहा? कुछ तो बोलो भाई, यस और नो। कुछ कहोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा? अरे हाँ, सुप्रीता दास जी ने किया है कैलकुलेट। 50, वेरी नाइस, राइट आंसर इसका 50 है। कैसे हैं देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत शांति से पढ़ो। राइट आंसर इसका 50 है। कैसे है देखिए, बाय रिड्यूसिंग 40% ऑफ ए नंबर वी गेट 30, फाइंड द नंबर। कह रहा है किसी संख्या, अब हमें ये नहीं पता वो कौन सी संख्या है, उसको हमने x मान लिया कि ये संख्या x है ना, ये मान लिया कोई संख्या x है। और वो कह रहा है उसका 40% घटाने से, उसी संख्या का 40% घटाने से हमें 30 मिलता है। यानी कि कोई संख्या x मान ली हमने और इसी संख्या का, है ना, 40% इसमें से घटा रहे हैं, यानी कि कोई संख्या x है, इसमें से माइनस कर रहे हैं इसी संख्या का 40%, यानी कि 40% ऑफ x, 40% ऑफ x माइनस कर रहे हैं x में से ही। और 40% है तो परसेंट है डालने के लिए बटे में 100 लिखेंगे, क्योंकि
40% है, यानी कि 100 में से बात कर रहे हैं। और अगर हम ये दोबारा समझना, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई संख्या है, उसमें से उसी संख्या का 40% घटा देते हैं। तो हमने मान लिया हमारे पास एक x संख्या है और x का 40% है ना, 40x/100, यही है 40%। ये करते हैं ऐसा तो हमें कितना मिलता है, 30 मिलता है। तो वह संख्या ज्ञात करो, यानी कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये समझ गए हमने कैसे लिखा, ये समझ गए तो हो जाएगा। हमने क्या लिखा, कोई संख्या है वो हमने x मानी। अब कह रहे हैं इसी संख्या का 40% घटाने से, तो इसी संख्या का यानी कि x का 40% यानी कि 40x/100, ठीक है, 40x/100 है ना, 40x/100 घटाने से हमें कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है। तो अब आपको x की वैल्यू याद करनी है, तो निकाल लो अब x की वैल्यू क्या है। इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। तो ऐसे घटाते हैं ना ऐसे। अब यहाँ 1 है, यहाँ 100 है एलसीएम, तो 1 के साथ 100 का इंटू करूँगा तभी हमारे पास यहाँ 100 आएगा। तो नीचे भी 100 से इंटू, ऊपर से भी 100 पे इंटू, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 100x, ठीक है। और यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो 1 ही से इंटू करना पड़ेगा। तो ऊपर 1 से इंटू करेंगे तो 40x = 30। ये समझ में आया कैसे लिखा है, ये समझ में आया कैसे लिखा है भाई, इतना समझ में आया कैसे लिखा है। ये घटाना आता है, ये बटे वाला सबको आता है, यस और नो, ये कैसे घटाते हैं ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो अब 40x में से सॉरी 100x में से 40x गए, कितने बच गए, 60x/100 = 30, ठीक है। और अब ये इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं क्योंकि 30/1 30 ही होता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको याद है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी कि 60x पे 1 से और 100 को 30 से, तो 60x = 100 को 30 से करेंगे तो 30 2 आ गया। x की वैल्यू याद करनी है तो ये उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि ये बटे 60, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 5 30 और 50, राइट आंसर क्या आ गया, 50। x की वैल्यू कितनी है, 50। समझ में आया भी क्यों आया 50, सही बताओ, समझ में आया कि क्यों आया 50, सबको समझ में आया, सबको समझ में आ गया ना। तो अब परसेंटेज भी देख रहे हैं हम साथ साथ, अगर ये आने लग गया तो डीआई भी बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी, हमने वो हमारी यूँ मानो रिसर्च की है कि ऐसा करना चाहिए हर एक सेशन में। इससे क्या होगा, आप ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर पाओगे, फ्यूचर में मज़ा आएगा आपको कि अच्छा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, 15-20 मिनट ये तैयारी भी हो गई, तो आपका सारी चीज़ें हो जाएगी। चलो ये पढ़िए, आपको लिखा है 1 2 2 4 8 32, 1 2 2 4 8 32, क्या नेक्स्ट नंबर होगा यहाँ पे, ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के आगे क्या होगा, आपसे ये पूछा है। बताओ भाई क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह, 1 2 2 4 8 32, क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। वेरी गुड रितु हमें मैम, वेरी नाइस। इसका राइट आंसर क्या होगा, 256 होगा। क्या होगा, 256। क्यों होगा 256, क्योंकि ये इंटू करते हुए जा रहा है। 1 का 2 के साथ इंटू करा तो कितना आया, 2 आया। 2 के साथ 2 का इंटू करा तो 4 आया। 4 के साथ 2 के इंटू करा तो 8 आया। 8 के साथ 4 का इंटू करा 32 आया। यानी कि आगे और पीछे की संख्या को वो गुना कर रहे हैं। जैसे हमने पीछे देखा, आगे और पीछे की संख्या को जोड़ रहा था ना, 0 10 10 वाला हमने बात की थी, इसमें इंटू कर रहा है, यानी कि आगे वाले को पीछे से इंटू कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, 32 से 8 का इंटू होगा। 32 इंटू 8 कितना हो गया, 8 दूनी 16। देखो 32 इंटू 8 करो, है ना, तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 1 8 के 24 और 1 25, 256। तो राइट आंसर 256 हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। तो बढ़िया से अच्छे से अपने चित्त को शांत रखो, खुश रहो, किसी भी तरह की टेंशन ना लिया करो, बढ़िया से खुशी से तैयारी किया करो।